इनकलाब जिंदाबाद। हेलो बुक बडीज, कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आई एम बैक विद आवर पॉलिटिक्स इन मिनट्स वीडियो सीरीज। ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट की है क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। लिहाजा हम पर लाजिम है कि पॉलिटिक्स की जो गाड़ी गाड़ी टर्म्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं उनके बारे में हमें इन डेप्थ नो हो, हमारे पास नॉलेज हो, ताकि हम भी पॉलिटिकल गुफ्तगू में भरपूर हिस्सा ले सकें। और अगर आपको पॉलिटिक्स में, सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इवन देन आपके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है सो दैट यू गेट टू नो वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। सो इससे पहले कि हम अपनी गपशप को आगे बढ़ाएं, मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे देता हूं पिछली 2 एपिसोड्स का। सो हमने बात की थी पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन के ऊपर, उसकी तारीख के ऊपर। हमने जो टॉप पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे पुराने जमाने के, जैसे कि एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो, उनको भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको सिविल सोसाइटी के बारे में बताया था। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। सियासत में मजहब का क्या रोल है इस पर भी बात की थी। मैंने आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बताया था, जैसे कि लेफ्ट और राइट विंग। फिर हमने फ्यूडलिज्म की बात की थी, जस्टिस की बात की थी, ह्यूमनिज्म की बात की थी, मैकियावेली और पॉलिटिकल रियलिज्म को डिस्कस किया था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया था, जो यूरोप में एनलाइटनमेंट मूवमेंट थी उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और आउटकम पर बात की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और फाइनली हमने बात की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। आज की अपनी गपशप उसी नारे से स्टार्ट करते हैं जिससे मैंने इस वीडियो का आगाज किया था। ये जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, ये बहुत मशहूर है। ये नारा लोगों के खून गरमा देता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यही वजह है कि भगत सिंह और चे गुवेरा जैसे लोग पॉपुलर कल्चर में बहुत मशहूर है। लेकिन दरअसल इनकलाब का मतलब क्या है? व्हाट इज रेवोल्यूशन? जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी में दोस्तों ये होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अवाम की सपोर्ट लूज कर जाती है, अनपॉपुलर हो जाती है, तो अवाम उसको इलेक्शन में वोट आउट कर देती है, उसको इक्तदार से उठाकर बाहर फेंक देती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसी गवर्नमेंट इक्तदार को छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि पावर का नशा ऐसा होता है जो इंसान को सब कुछ भुला देता है। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है, एक मोनार्क भी हो सकता है और एक डिक्टेटर भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में उस मुल्क के शहरी बेचैनी के आलम में स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए उस गवर्नमेंट को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और इसी को इनकलाब या रेवोल्यूशन कहते हैं। इनकलाब पीसफुल भी हो सकता है और वो ब्लडी यानी कि खूनी इनकलाब भी हो सकता है। 1989 में चेकोस्लोवेकिया में एक पीसफुल रेवोल्यूशन हुआ जिसको वेलवेट रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह 1986 में फिलीपींस में जो इनकलाब आया जिसको पीपल पावर रेवोल्यूशन कहते हैं, वो भी पुरअमन था, पीसफुल था। अगर हम ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज राइट देयर एट द टॉप। इसी तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी बहुत खून बहा। यूजुअली ये इनकलाब तब आता है जब उस सोसाइटी की जो वर्किंग क्लास है और जो एलीट है उनके दरमियान इनकम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। मुआशरे में इनजस्टिस होता है, नाइंसाफी होती है। अमीर के लिए कानून कुछ और गरीब के लिए कुछ और। ये जो लफ्ज है इनकलाब, ये खून तो बहुत गरमा देता है, लेकिन इसको कामयाब करने के लिए बहुत ही तगड़ी लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मुल्कों में थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लीडर्स होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दुनिया के टॉप लीडर्स में आता है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। गांधी साहब के पास 2 बड़े ही पोटेंट हथियार थे। एक को वो कहते थे अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का मतलब स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के लिए खड़े रहना, लेकिन बगैर किसी वायलेंस के, बगैर किसी तोड़ फोड़ के। ये एक बड़ा ही यूनिक फलसफा है जिसके लिए उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी हिंदू मजहब से और लियो टॉल्स्टॉय जैसे टॉप नॉच राइटर से। अहिंसा और सत्याग्रह जैसे कॉन्सेप्ट्स को मिला लें तो ये पीसफुल डिसोबीडियंस बन जाती है, जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं। जैसे कि गांधी की मशहूर सॉल्ट मार्च थी इन द ईयर 1930। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है एक ताकतवर हुक्मरान के आगे एहतजाज करना, क्योंकि वो पावरफुल है
इसीलिए आप ताकत के जरिए उसको हरा नहीं सकते। लिहाजा पीसफुली और पुरअमन तरीके से एहतजाज को, प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस के और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि आप फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दें, टैक्सेस देना छोड़ दें, या फिर आर्म फोर्सेस में अपनी भर्ती पर पाबंदी लगा दें। सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंट होने की वजह से एक बेहतरीन तरीका है एहतजाज करने का। किसी भी मुहज्जब मुआशरे में राइट टू प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट स्टेज ऑन इट्स टोज। उसकी जो भी गलत पॉलिसीज होती हैं उसके खिलाफ अवाम एहतजाज कर सकती है, लेकिन पीसफुली। ये भी आईन का हिस्सा होता है। यूरोप और वेस्ट के जो खुशहाल मुल्क हैं वहां पर लोगों को एहतजाज करने का भरपूर हक होता है, लेकिन जो अथॉरिटेरियन मुल्क होते हैं वहां पर एहतजाज पर पाबंदी होती है। यू कैन नॉट वॉइस योर ओपिनियन। किसी भी मुहज्जब मुआशरे की या किसी भी मुल्क की आपने डेप्थ देखनी हो ना, तो आप देख लिया करें कि वहां के लोग एहतजाज कैसे करते हैं, प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। आपके सामने खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़ी लिखी कौम है या नहीं। अब दोस्तों, अगर प्रोटेस्ट भी काम नहीं कर रहा, सिविल डिसोबीडियंस का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस केस में कुछ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स वायलेंट डायरेक्ट एक्शन का भी सहारा लेती हैं। ऐसे में एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस राइटिंग करती हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, पहिया जाम हड़ताल करती हैं, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती हैं, बसों को आग लगाती हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। बैक इन द डे, अगर आपको याद हो, 12 मई 2007 MQM ने इसी वायलेंट डायरेक्ट एक्शन का सहारा लेके पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान और इंडिया में ब्यूरोक्रेसी को अक्सर बाबू कल्चर कहा जाता है, लेकिन व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी की पुअर परफॉर्मेंस होने की वजह से इस लफ्ज के साथ भी एक नेगेटिव फीलिंग अटैच्ड है। लोग समझते हैं ब्यूरोक्रेसी नाम है रेड टेप का, अननेसेसरी पेपर वर्क का और अफसरशाही का, जबकि दरअसल ब्यूरोक्रेसी ही वो सिस्टम है जो मुल्क चलाता है। और ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, बल्कि आज से 2600 साल पहले कॉन्फ्यूशियस ने एंशिएंट चाइना में यह तरीका प्रपोज किया था, जिसके जरिए चाइनीज एम्परर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक सर्वेंट्स के जरिए अपना कारोबार जिंदगी चलाएगा। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी नाम है सिविल सर्विसेज का, जो गवर्नमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड करते हैं काम चलाने के लिए। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये अनइलेक्टेड होते हैं एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर देयर वर्क। वो अलग बात है कि ये काम करें या ना करें। किसी भी सरकार को चलाने के लिए या मुल्क को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और इस पैसे को रेगुलेट करती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक और टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम या वेल्थ पे, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उन गुड्स और सर्विसेज पे जिनको आप खरीदते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स। किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड करती है उसके टैक्सेशन सिस्टम पर। टैक्सेस को बैक इन द डे ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था आर्म फोर्सेस को फंड करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में जो मोनार्क था उसकी सबसे टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने स्टेट की प्रोटेक्शन, यानी कि रियासत और उसके लोगों का दिफा। आज टैक्स ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी मुल्क को चलाता है। जिस मुल्क के शहरी टैक्स देते हैं, जिस मुल्क में टैक्स टू GDP रेशो हाई होता है, और जिस मुल्क की गवर्नमेंट उसके शहरियों का टैक्स उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करती है, वो मुल्क आगे निकल जाते हैं। दुनिया के किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसका एक मैनुअल बनता है, एक फ्रेमवर्क बनता है जो ये बताता है कि इस सिस्टम को चलाना कैसे है। इसी तरह किसी भी स्टेट को, किसी भी रियासत को, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आईन। इस आईन में बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, उस मुल्क के जो शहरी हैं उनके राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस मुल्क में लेजिस्लेशन कैसे होगी, कानून कैसे बनेगा, गवर्नमेंट इलेक्ट कैसे होगी, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले प्रोपेगेट किया था USA के फाउंडर्स ने, और उन्होंने एक ऐसा आईन बनाया जिसने अमेरिका को दुनिया का टॉप मुल्क बना दिया। जिस मुल्क में भी आईन की पासदारी होती है, जिसमें उसके सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो मुल्क हमेशा कामयाब हो जाता है।
किसी भी मुल्क में सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए ताकि उस मुल्क के जो शहरी हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जैसे कि पुलिस, कोर्ट्स, मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन यूजुअली इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होती है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी चेक रखा जा सके। इसीलिए जुडिशरी को अलहदा रखा जाता है, सो दैट नो वन इज अबव द लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस मुल्क के सिटीजन्स की सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को इंश्योर करती है डिफेंस पॉलिसी। ये डिफेंस पॉलिसी गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क देती है, एक मैनुअल देती है कि किस तरीके से आपने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को काबू में रखना है। दूसरी जगह जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये बताती है कि दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं उनके साथ उस मुल्क का कैसा रिलेशनशिप होगा। इस रिलेशनशिप में शामिल होती है इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल लिंक्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड लेबर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इस फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करता है एक नेटवर्क ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, जहां पर उस मुल्क के एम्बेसडर्स और कॉन्सल जनरल्स मौजूद होते हैं। इन लोगों का काम ही होता है, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस मुल्क के जो शहरी वहां पर मौजूद हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, होस्ट कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट किया जाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाए। बाय द वे, मेरे पास फर्स्ट हैंड और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है ऑन हाउ दीज एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स वर्क, क्योंकि जो मेरी पहली जॉब थी वो एक कॉन्सुलेट के साथ ही थी जहां पर मैं काम करता था एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। कभी अपने इस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। किसी भी गवर्नमेंट का सबसे मजबूत इदारा होता है आर्म फोर्सेस या मिलिट्री। आर्म फोर्सेस पब्लिकली फंडेड होती हैं और गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और इन आर्म फोर्सेस का प्राइमरीली मकसद होता है मुल्क के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा कुछ मुल्कों में इनको इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक क्लासिक केस है पाकिस्तान। मिलिट्री को इमरजेंसी सर्विसेज में भी यूज किया जाता है और कभी कभार पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी मिलिट्री को बुला लिया जाता है। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहां पर मिलिट्री सियासत में भी हिस्सा लेती है, लेकिन कोवर्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन आखिर वो कौन से मुल्क हैं? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का अपना पॉलिटिक्स इन मिनट्स का सेशन यहीं तक लिमिटेड रखते हैं। आई होप आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना है कि और कौन से पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं और उन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंपलेस्ट जबान में आप लोगों को समझा दूं। दिस सीरीज विल कंटिन्यू इन द डेज टू कम, लेकिन आज के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।